देख रहे हैं कॉज लिस्ट, आपके साथ मैं हूं मनीषा कौशल। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मुद्दे पर 5 जजों की बेंच में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल अपनी दलीलें रखेंगे। इस मुद्दे पर सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि अगर कोर्ट 3 तलाक की व्यवस्था खत्म करता है तो वो नया कानून बनाएगी। रोहतगी ने ये बात तब कही जब अदालत ने उनसे पूछा कि अगर इस तरह के तरीके निरस्त कर दिए जाएं तो शादी से निकलने के लिए किसी मुस्लिम मर्द के पास क्या तरीका होगा। वहीं अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शादी तलाक का धर्म या धार्मिक प्रथा से कोई लेना देना नहीं है, किसी के जीवन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोर्ट पवित्र कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब या गीता की व्याख्या करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक संविधान के खिलाफ है और ये महिलाओं की समानता, लैंगिक समानता और मानवाधिकार के खिलाफ है। कोई भी पर्सनल लॉ हो या प्रथा, उसे संविधान की कसौटी से गुजरना होगा। किसी भी महिला को दूसरे समुदाय की महिलाओं के समान हक होना चाहिए। वहीं इससे पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर अदालत 3 तलाक और अमान्य असंवैधानिक करार देती है तो वो मुसलमानों के बीच शादी और तलाक के नियमन के लिए एक कानून लाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक की प्रथा को खत्म करने का फैसला देता है तो मुस्लिम समाज में तलाक के लिए सरकार नया कानून बना सकती है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने प्रधान न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ से कहा कि अगर अदालत 3 तलाक को खारिज कर देती है तो केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय के बीच शादी और तलाक के नियमन के लिए एक कानून लाएगी। रोहतगी ने ये बात तब कही जब अदालत ने उनसे पूछा कि अगर इस तरह के तरीके निरस्त कर दिए जाएं तो शादी से निकलने के लिए किसी मुस्लिम मर्द के पास क्या तरीका होगा। It's only if the Supreme Court doesn't strike down triple talaq, then they will need legislation. But if it goes, then why do you need legislation? I think the Attorney General was trying to convey that they were, or the state is against talaq per se. All forms of divorce will go, and if all forms of divorce go, then you will have to bring in legislation. I don't think that's a very sensible idea. 3 तलाक पर केंद्र ने अपनी दलीलें शुरू की हैं। AG ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, शादी तलाक का धर्म या धार्मिक प्रथा से कोई लेना देना नहीं है, किसी के जीवन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोर्ट पवित्र कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब या गीता की व्याख्या करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक संविधान के खिलाफ है, ये महिलाओं की समानता, लैंगिक समानता और मानवाधिकार के खिलाफ है। कोई भी पर्सनल लॉ हो या प्रथा, उसे संविधान की कसौटी से गुजरना होगा। किसी भी महिला को दूसरे समुदाय की महिलाओं के समान हक होना चाहिए। 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सोमवार को फिर साफ कर दिया कि फिलहाल वो सिर्फ 3 तलाक के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। संविधान पीठ ने कहा कि उसके पास जो सीमित समय है उसमें तीनों मुद्दों को निपटाना संभव नहीं है, उन्हें भविष्य के लिए लंबित रखा जाएगा। अदालत ने ये बात तब कही जब अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि 2 सदस्यीय पीठ के जिस आदेश को संविधान पीठ के समक्ष पेश किया गया है उसमें 3 तलाक के साथ बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दे भी शामिल हैं। संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश के अलावा जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस UU ललित और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। वही सुप्रीम कोर्ट में आज व्हाट्सएप पर निजता के मामले में दलीलें जारी रहेंगी। सोमवार को इस साल जनवरी में व्हाट्सएप के डेटा को फेसबुक से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में व्हाट्सएप के 1 अरब उपभोक्ता हैं, लेकिन किसी ने भी कंटेंट के वितरण का आरोप नहीं लगाया है। सिब्बल ने कहा कि जमाना बदल गया है, हम सूचना के डिजिटलाइजेशन से बच नहीं सकते। हम अगर टैक्सी बुलाते हैं तो कंपनी वाले के पास हमारा नंबर चला जाता है। व्हाट्सएप ऐप भी निजता की हिफाजत के लिए चिंतित है। तो आपको बता दें, व्हाट्सएप को फेसबुक से जोड़ने की बात कही गई थी, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि व्हाट्सएप पर की गई चैट या जो तमाम अहम जानकारियां आप साझा करते हैं वो क्या फेसबुक के जरिए सार्वजनिक हो जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले में दलीलें जारी रहेंगी। सोमवार को इस साल जनवरी में व्हाट्सएप के डेटा को फेसबुक से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में व्हाट्सएप के
1 अरब उपभोक्ता हैं, लेकिन किसी ने भी कंटेंट के वितरण का आरोप नहीं लगाया है। इस पूरे मामले में सुनवाई जारी है सुप्रीम कोर्ट में। वहीं सिब्बल ने भी कहा कि जमाना बदल गया है, हम सूचना की डिजिटलाइजेशन से बच नहीं सकते। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी जो जानकारी होती है उसको आप छुपा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। अगर आप कोई भी ऐप यूज करते हैं तो आपका नंबर वहां चला जाता है कंपनी के पास और उस कंपनी से कॉल भी आती है, आपके मेल पर भी मेल आता है। तो जो निजता का मामला है वो किस तरीके से रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जो उपभोक्ता है क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है, ये भी सवाल है। लेकिन उनका ये कहना है कपिल सिब्बल का कि अभी तक जो व्हाट्सएप के 1 अरब उपभोक्ता हैं उनकी तरफ से कोई भी शिकायत अब तक दर्ज नहीं कराई गई है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी मामले में सुनवाई की। दरअसल मैनेजिंग पॉलिसी के खिलाफ डाली गई याचिका में कहा गया है कि फेसबुक अपने पॉलिसी के अनुसार व्हाट्सएप यूजर्स के निजी डेटा का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए कर सकता है। याचिका में यह भी बात कही गई है कि इस ऐप से पर्सनल डेटा पर खतरा रहता है और वो राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। इस साल जनवरी में व्हाट्सएप के डाटा को फेसबुक से जोड़ने के मामले में निजी डाटा और प्राइवेसी के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, ट्राई, व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता के वकील विश्वनाथन ने कहा कि उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी देकर फेसबुक कमाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जवाब में व्हाट्सएप के वकील के वेणुगोपाल ने दलील दी कि व्हाट्सएप जैसे 18 और प्लेटफॉर्म है, लेकिन याचिकाकर्ता ने सिर्फ व्हाट्सएप को निशाना बनाया क्योंकि ये सोशल मीडिया का सबसे लोकप्रिय साधन है। व्हाट्सएप के ही वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में व्हाट्सएप के 1 अरब उपभोक्ता हैं, लेकिन किसी ने भी कंटेंट के वितरण का आरोप नहीं लगाया। सिब्बल ने कहा जमाना बदल गया है, हम सूचना के डिजिटाइजेशन से बच नहीं सकते। हम अगर टैक्सी बुलाते हैं तो कंपनी वाले के पास हमारा नंबर चला जाता है। व्हाट्सएप निजता की हिफाजत के लिए चिंतित है, हम व्यक्तिगत डेटा का बिल्कुल वितरण नहीं करते। पिछली सुनवाई में केंद्र ने कहा था कि फिलहाल इस मामले की सुनवाई को टाला जाए क्योंकि केंद्र व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य ऐप्स में लोगों के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दिल्ली हाईकोर्ट में वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दर्ज मानहानि के मामले में वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने अरुण जेटली से कुल 42 सवाल पूछे और कोर्ट में कई बार तीखी नोक-झोंक भी हुई। 2 घंटे से ज्यादा लंबी चली इस सुनवाई में कई बार दोनों पक्ष एक दूसरे पर बरसे और कोर्ट ने दोनों पक्षों को शांत कराया। कोर्ट में जेठमलानी ने जेटली से कहा कि क्या आपके आचरण को प्रमाणित करने के लिए पीएम मोदी को अदालत में बतौर गवाह बुलाया जाए, क्योंकि उन्होंने ही आपको अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया है, वो ही आपके बारे में बेहतर बता सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने जेठमलानी के सवाल को खारिज कर दिया। जेठमलानी ने पूछा कि मानहानि केस में आपने कहा कि फिरोजशाह कोटला में स्टेडियम के निर्माण को लेकर एसोसिएशन ने सरकारी नियमों के मुताबिक ही कुछ बिजनेस हाउस से डोनेशन लिया था और अंबानी ने भी 22 करोड़ के डोनेशन देने का प्रपोजल दिया था। इस पर जेटली ने कहा कि इसका फैसला उन्होंने एसोसिएशन पर छोड़ दिया था। मामले की सुनवाई 17 मई को होगी। वहीं निर्माण उद्योग में लगे मजदूरों के कल्याण पर खर्च होने वाले 20,000 करोड़ रुपए का कहीं अता पता नहीं है। अब एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पैसे को लेकर पूछताछ की है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कैग से इस फंड का पता लगाकर सूचित करने को कहा है। देश के कंस्ट्रक्शन उद्योग में लगे मजदूरों के कल्याण पर खर्च होने वाली 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि का ब्यौरा नहीं मिलने पर एक NGO नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि सारा पैसा कहां गया, कहीं ये पैसा चाय पार्टी या अफसरों की सैर सपाटे पर तो खर्च नहीं हुआ। सर्वोच्च अदालत ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग से इस फंड का पता लगाकर जानकारी देने को कहा है।
एनजीओ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए रियल एस्टेट फर्मों से वसूले गए वैधानिक उपकर यानी सेस का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि लाभार्थियों की पहचान और उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कोई उपयुक्त तंत्र मौजूद नहीं है। इस पर कैग की ओर से दाखिल हलफनामे और रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। अदालत ने जांच के लिए रास्ता सुझाते हुए कहा कि पहले तो ये पता लगाया जाए कि 1996 से लागू बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट के तहत इस साल 31 मार्च तक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने उपकर के रूप में कितनी राशि वसूल की। साथ ही ये भी पता लगाया जाए कि इस दौरान जुटाई गई धनराशि में से कितना पैसा कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड को दिया गया। इससे पहले 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण मजदूर कल्याण फंड के तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जेएनयू के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के बारे में सुनवाई होगी। नजीब की मां ने याचिका दाखिल की है। इस मामले में कोर्ट ने सभी संदिग्धों को लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने का आदेश दिया था। इस बारे में सभी आरोपियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस बाबत पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल की है कि हॉस्टलों में तलाशी ली गई है। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने 9 आरोपियों के लिखित बयान पेश किए थे। इन आरोपियों ने नजीब को हॉस्टल में पीटा था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो नजीब अहमद था, जो कि जेएनयू का छात्र था, उसके लापता होने के बारे में आज सुनवाई होगी। क्या कुछ हो सकता है आज की सुनवाई में? कंटिन्यू होना चाहिए। पिछली हियरिंग में नजीब की मदर की तरफ से जो प्ली डाली गई थी, उनके वकील साहब ने आर्गुमेंट किए कि दिल्ली पुलिस ने हालांकि सारी जगह छान ली, पूरे शहर पूरे देश भर में उन्होंने अपनी टीम्स को भेज दिया, लेकिन उन 9 सस्पेक्ट के घर में उन्होंने तलाशी नहीं ली जो इसमें प्राइम सस्पेक्ट माने जा रहे थे। तो इस पे कोर्ट ने अपना ओपिनियन जताया और बोला कि दिल्ली पुलिस अभी ढंग से काम नहीं कर रही है, तो उनको और भी इसमें सचेत होना चाहिए। और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे कोर्ट के सामने, जिनको कि कॉन्फिडेंशियल बताया जा रहा था दिल्ली पुलिस के काउंसिल की तरफ से। बाद में कोर्ट ने जब वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो उन्होंने बोला कि इसमें ऐसा कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, आप इसको दूसरे पक्ष के काउंसिल को भी दे सकते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज भी सुनवाई होनी है। जी चंदन जी, यहाँ पर जो सभी संदिग्ध हैं उनको लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का भी आदेश दिया गया था। तो क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट का अब तक जो फैसला है वो निकलकर सामने आया है? जी, लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए एक बात बोली गई थी कोर्ट की तरफ से, हालांकि ऐसा कोई फॉर्मल डायरेक्शन नहीं था। उन्होंने उनका ओपिनियन मांगा था कि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहते हैं, हाँ या नहीं। इसमें अभी तक जो सस्पेक्ट है उनकी तरफ से ना हाँ आया है ना आया है। जी चंदन, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। तो इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य चंदन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि ये नजीब अहमद जो कि जेएनयू से लापता हो गया था, उसकी गुमशुदगी के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। और क्या कुछ हो सकता है आज की सुनवाई में? गंगा एक्शन प्लान के पहले और दूसरे चरण के अमल को लेकर एनजीटी में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में एनजीटी के आदेशों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुरादाबाद में गंगा में कचरा डालने वाले कुछ औद्योगिक इकाइयों को सील कर दिया गया। साथ ही सुनवाई के दौरान एनजीटी ने एक दवा कंपनी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। एनजीटी ने कहा कि ये जुर्माना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वसूलेगा। सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों ने माना कि नकटिया नाले पर अलग से विचार करना होगा। नाले की लंबाई करीब 100 किलोमीटर है। इस नाले के किनारे 2 बड़े उद्योग हैं और एनजीटी ने एक को आदेश दिया है कि वो अपने कचरे का ट्रीटमेंट करने के बाद ही नाले में गिरने दें। दूसरी औद्योगिक इकाई के बारे में बताया कि उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। इस पर बेंच ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयुक्त रूप से मुआयना करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अब सोमवार को सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें, गंगा एक्शन प्लान के पहले और दूसरे चरण के अमल को लेकर एनजीटी में सुनवाई होगी। एनजीटी में अक्सर पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर सुनवाई जारी रहती है। इस मामले में भी सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में एनजीटी के आदेशों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बिजनौर
और मुरादाबाद में गंगा में कचरा डालने वाले कुछ औद्योगिक इकाइयों को सील कर दिया गया था। और इसके साथ ही सुनवाई के दौरान एनजीटी ने एक दवा कंपनी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। एनजीटी की तरफ से कहा गया है कि ये जुर्माना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वसूलेगा। सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में आशुतोष गुप्ता ने याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ करेगी। तो आपको बता दें, सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो आपराधिक मामले होते हैं उनकी जल्द सुनवाई की जाएगी। इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी और इसी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले में आशुतोष गुप्ता ने ये याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई 2 न्यायाधीश करेंगे, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है, क्या कुछ हो सकता है आज इस सुनवाई में? देखिए मनीषा, बहुत सारे प्रदेश भर में ऐसे सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, जिनके खिलाफ काफी आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनकी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और इनके मामलों पर जल्द सुनवाई नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया है कि जल्द से जल्द ऐसे माननीयों के खिलाफ, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, इनके मामले की जल्द से जल्द सुनवाई कराई जाए, यानी कि फास्ट ट्रैक अदालतों में इनके मामलों की सुनवाई की जाए और 3 साल में इनके मामलों पर फैसला आ जाए। इसी मामले में आशुतोष गुप्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज याचिका दाखिल की है, जिस पर आज चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता का ये कहना है कि तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें एमपी, एमएलए और एमएलसी चार्जशीटेड हैं, इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं अदालतों में, लेकिन किसी न किसी वजह से विलंब हो रहा है, जिसकी वजह से राजनीति में दागी नेताओं की काफी भरमार हो गई है और लगातार ये इस बात का फायदा उठाते हैं। इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन ये चुनाव लड़ रहे हैं और बाहुबल से चुनाव जीतते भी हैं और इनका कहना है कि ये पैसा खर्च करके चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे में साफ सुथरी राजनीति के लिए ऐसे व्यक्तियों का आना जरूरी है जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज न हो। सांसद, विधायकों और एमएलए, एमएलसी के खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, उनकी फास्ट ट्रैक अदालत हो, जो यानी कि प्रदेश भर की जो जिला अदालतों में फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, उनमें इनकी सुनवाई हो और एक समय सीमा, यानी कि जब अपराध दर्ज हो उसके 3 साल के भीतर इन पूरे मामले में ट्रायल पूरा हो जाए और इसमें अदालत का फैसला आ जाए। तो ये पूरी जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जिसमें कहा गया था कि सांसद, विधायकों के खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हो उनकी जल्द से जल्द निचली अदालत से सुनवाई करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि चाहे हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन सभी कोर्टों में जो सांसद, विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं उनकी जल्द सुनवाई हो। इसी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता आशुतोष गुप्ता ने याचिका में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। तो बहुत जरूरी है कि जो भी सांसदों, विधायकों या एमएलसी जो भी हैं राजनीतिक लोग, उन पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं अक्सर देखने को मिलता है बहुत लंबी खिंचते और इसी वजह से न्याय नहीं हो पाता। न्याय प्रक्रिया में जो देरी होती है उसकी वजह से तमाम जो बाहुबली हैं ये अपने बाहुबल का प्रयोग करके बार बार चुनाव जीतते हैं और जनता को भी परेशान करते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की डॉक्टरी डिग्रियों की वैधता को चुनौती देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शबी हैदर और राजेश कुमार श्रीवास्तव ने डिग्रियों की वैधता को लेकर याचिका दाखिल की है। चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ में इस याचिका पर सुनवाई होगी।
तो कॉज लिस्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, एपीएन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।